सादरम नमो नमः। आज 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस। 25वें उत्तराखंड स्थापना दिवस की इस शुभ पावन बेला के अवसर पर आप सभी उत्तराखंड वासियों को अभिनंदन पुरस्सर हार्दिक बधाइयाँ, और वह भी अप्रसन्न मन से। अब अप्रसन्न मन से, अमुदित मन से कहने का आशय यही है कि ये बहुत बड़ा विमर्श का विषय है कि हमने अपने 25 वर्षों की यात्रा में उत्तराखंड के जिन आंदोलनकारियों ने, जिन क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश से एक अलग उत्तराखंड स्थापना के संबंध में क्रांति की और विभिन्न आंदोलन किए, संघर्ष किए, और उसके बाद अंततः कई आंदोलनकारी अपने इस उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने प्राणों की भी आहुतियां दे चुके हैं और दे चुके थे। तो उनकी जो संकल्पना थी, उनका जो संकल्प था, उनका जो लक्ष्य था, उनके जो स्वप्न थे, तो उनके संकल्पना, संकल्प, स्वप्न, इन सभी लक्ष्य, इन सभी संदर्भों में एक चर्चा, परिचर्चा करना महत आवश्यक है। यदि उनके लक्ष्यों को हम प्राप्त कर चुके हैं तो उत्तराखंड स्थापना दिवस को आयोजित करने की, उसको मनाने की सार्थकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो महत दुख का विषय है। और उत्तराखंड पृथक राज्य बनने के उपरांत हमने क्या पाया, क्या खोया। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, हम सीमा सुरक्षा की दृष्टि से देखें, हम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके सुख सौलभ्य के हिसाब से देखें, या जो पहाड़ों से हो रहा पलायन इसकी दृष्टि से देखें, और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उत्तराखंड में, चाहे वो जल स्रोत हैं, वो जो भी प्राकृतिक स्रोत हों, या जो भी फल, बाग बगीचा, खेत खलिहान हों, जो हमारी बिल्कुल डायरेक्ट जीडीपी में, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो प्रभाव करते हैं, इन सभी संबंधों में विचार करें तो क्या हम उन उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के स्वप्नों को साकार आज तक कर चुके हैं, कर पाए हैं? उनके जो लक्ष्य थे, अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की जो संकल्पना उनकी थी, क्या हम उसको सार्थक कर पाए हैं? यदि निष्पक्ष रूप से चर्चा करें, यदि मैं अपने इस अभिव्यक्ति में बोलूं, तो मुझे लगता है कि यदि समग्र उत्तराखंड का अध्ययन करें तो अधिकतर हमें हर क्षेत्र से दुख प्राप्त होता है। उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को देख करके, अर्थव्यवस्था को देख करके, प्रत्येक व्यक्ति को देख करके, राजनेतृत्व को देख करके, सीमाओं को देख करके, और हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन सब चीजों को देख करके। एक उदाहरण के लिए, जब एक जनप्रतिनिधि बनता है, कोई विधायक, सांसद बनता है, यदि 5 वर्ष के लिए वो बन रहा है, विधायक बन गया है, और हम उसका एक ग्रॉस यदि वेतन देखें, अगर 1 करोड़ रुपया होता है ग्रॉस, मैंने कहा सारे वेतन भत्ते इत्यादि, यदि 1 करोड़ रुपया वो 5 वर्ष में अर्जित कर रहा है प्रमाणिक रूप से, सरकार के पक्ष से, सरकार के राजस्व से, लेकिन अगले 5 वर्ष के बाद दिखता है कि उस व्यक्ति के पास 20 करोड़ से अधिक संपत्ति होती है, तो क्या यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि 1 करोड़ प्रमाणिक सरकारी आय उस व्यक्ति के पास थी,
लेकिन 20 करोड़ कहां से वो संपत्ति अर्जित की? ये चर्चा का, परिचर्चा का, विमर्श का विषय होना चाहिए आज उत्तराखंड की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री हो, सभी इस श्रेणी में आगे हैं। खनन, शराब, पर्यटन, तीर्थाटन, इन सब क्षेत्रों से जो अर्जित होने वाली जो आय है, जो राजस्व है, क्या उसका सदुपयोग हमारे माननीय, हमारे जो नीति निर्माता लोग हैं कर पा रहे हैं? दूसरा विषय, आज ऐसी स्थिति आ गई है हमारे उत्तराखंड में कि शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी, अधिकारी, यहां तक कि ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य आदि और विधायक, सांसद, मंत्री, कोई भी पहाड़ में रोजगार नहीं करना चाहता है। सरकारी शिक्षक के रूप में वृत्ति नहीं करना चाह रहा है, चिकित्सक के रूप में, कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में। सबको मैदानी क्षेत्र चाहिए। यहां तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम्य जनप्रतिनिधि, वो भी शहरों में रह करके अपने गांव की जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। और मुझे कहने में बिल्कुल वो नहीं है, अधिकतर जनप्रतिनिधियों का यह स्थिति है कि वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में आते हैं और जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो कर लेते हैं। और विधायक, सांसद, मंत्रियों का तो क्या ही कहना, उनकी तो पूरी राजनीति मैदानी क्षेत्रों में रह करके चल रही है। क्या उत्तराखंड आंदोलनकारियों के स्वप्न ये थे? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी गांव गांव में, हॉट मिक्स भी हो जाएगा, लेकिन यह भी तो एक दायित्व बनता है प्रत्येक उत्तराखंडी का, सरकार का, नीति निर्माताओं का, कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति की आय की वृद्धि के लिए सकल घरेलू उत्पाद में क्या कर पा रहे हैं, हम एक नागरिक के रूप में क्या योगदान दे पा रहे हैं, और जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो राज्य संचालक हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के लिए क्या कर पा रहे हैं, कितना निर्देशित, कितना मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। यह भी एक विचार, व्यापक विमर्श का विषय है। कहीं न कहीं ऊपर से लेकर के नीचे तक और नीचे से लेकर के ऊपर तक इस प्रकार का माहौल सृजित कर दिया है, बना दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो कुछ है ही नहीं, पहाड़ के गांवों में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ के विद्यालयों में तो पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ के अस्पतालों में तो कार्य ही नहीं होता है, परीक्षण ही नहीं होता है, यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी तो कार्य ही नहीं करते हैं। इस प्रकार का माहौल एक सृजित कर दिया है। और ये हम सब लोगों ने मिलकर के, जो शिक्षित समाज है उसकी भी इसमें देन है, योगदान है, और अधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक नेताओं का, नीति निर्माताओं का, सबका योगदान है। क्योंकि जब कोई ट्रांसफर एक्ट आता है, कोई स्थानांतरण नीति आती है, तो इस प्रकार का अखबारों में, इस प्रकार का एक शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक, अधिकारी के रूप में इस प्रकार के बयान सुने जाते हैं कि सबको मैदानी क्षेत्र चाहिए। एक माहौल बन गया है। मैंने अपने कविता के माध्यम से लिखा भी था, जब कई लोग कहते हैं कि अरे हम इसलिए पलायन कर रहे हैं, या उसने इसलिए पलायन किया है कि अरे शिक्षा और स्वास्थ्य की दिक्कत है, तो मैं एक ही उत्तर देता हूं या प्रश्न पूछता हूं कि ये बताइए, इन्हीं विद्यालयों से पढ़ करके प्रशासनिक अधिकारी बने, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किए, क्वालिफाई किए, चिकित्सक बने, लोग अभियंता बने, शिक्षक, प्रोफेसर, हर क्षेत्र में गए, लेखक, कवि, राजनीति के क्षेत्र में हर जगह प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आज ऐसा क्या माहौल बना दिया हम लोगों ने, चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे कर्मचारी, अधिकारी के रूप में हो, चाहे राजनेता के रूप में हो, वही विद्यालय और उससे ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षक, क्यों माहौल बना दिया हम सब लोगों ने मिलकर के इस प्रकार का। मैंने अपनी कविता के माध्यम से लिखा था, IIT ना थे, IIM ना थे, एम्स ना दे, दून शेरवुड जैसे इधर इन्हीं विद्यालयों से ही पढ़कर सभी अधिकारी से शिक्षक, नेता
सभ्य मानव बने। सब कुछ इन्हीं विद्यालयों से पढ़ करके तो बने। क्यों इस प्रकार का माहौल बना दिया? हम लोगों ने गांव गांव में, नगर नगर में, क्षेत्र क्षेत्र में देख देख करके, और ये सब इसका परिणाम यह रहा कि उच्च वर्ग ने करना शुरू किया, अर्थात मध्यम उच्च वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, और उसको देख करके फिर निम्न वर्ग ने भी उसी प्रकार का कार्य करना शुरू कर दिया। जिसके पास औसत थी वह तो पलायन करते गया, पहाड़ के नाम पे वो अपने नौकरी करते रहा, अपना जनप्रतिनिधित्व का कार्य करते रहा। लेकिन उसको देख करके गांव का, समाज का जो निम्न वर्ग था वह भी अपना सब खेत खलिहान बंजर करके, छोड़ करके, अपने फल बाग बगीचा का कार्य छोड़ करके, अपना पशुधन इत्यादि छोड़ करके, दुग्धोत्पादन इत्यादि छोड़ करके, अपना पुश्तैनी कार्य छोड़ करके उसने भी उस मध्यम उच्च वर्ग को देख करके पलायन शुरू कर दिया। और आज गांव में स्थिति ऐसी हो गई है कि बस नौकरी करने के नाम पे शिक्षक दिखाई देते हैं, चिकित्सक दिखाई देते हैं, कर्मचारी दिखाई देते हैं, बैंक कर्मचारी दिखाई देते हैं, दुकानदार दिखाई देते हैं, हमारे ग्राम में जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं, और हल्द्वानी, देहरादून इत्यादि से हमारे माननीय दिखाई देते हैं। और सबके आवास, सबके निवास शहरी क्षेत्रों में। और जब तक एक निम्न वर्ग का, अत्यंत निम्न वर्ग में कह सकता हूं, वो गांव में है, हमारे इन पर्वतीय क्षेत्रों में है, तब तक तो कुछ रहा सहा हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन वह व्यक्ति भी पलायन कर गया किसी मार से, क्योंकि उसका भी कुछ लाभ नहीं हो पा रहा है वर्तमान में, फिर क्योंकि वो कमजोर होते जा रहा है, उसका प्रभाव भी कम हो रहा है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के रूप में हो, तो वो भी कहीं कहीं विषाद में है, कहीं अवसाद में है समाज की स्थिति को देख करके। तो आने वाला समय इन सब चीजों का यदि अध्ययन करें तो बड़ा दुखद लगता है। धारचूला, मुनस्यारी की बात करें, चीन की हमारे ऊपर हर समय नजर है, भारत के ऊपर। अगर जब ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र, गांव खाली होते रहे तो चीन तो कभी भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को अधिकृत कर सकता है, उनमें अटैक कर सकता है। यह भी एक सामरिक रूप से भी बहुत चुनौती है। और खुद राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने अपनी पर्वतीय क्षेत्रों की सीट्स जो बड़े वाले हैं छोड़ करके मैदानी क्षेत्र अपना लिए, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में चुनाव लड़ना थोड़ा आसान होता है, कम क्षेत्र होता है और व्यापक जनसंख्या होती है, और कम समय में जल्दी अच्छा चुनाव प्रचार हो जाता है, और विभिन्न प्रकार के तकनीकी माध्यम भी होते हैं, उनके माध्यम से भी आसानी से हो जाता है। उन लोगों ने भी इस प्रकार का माहौल बनाया है। और आज से जब उत्तराखंड नहीं बना था, और उत्तराखंड के बनने के बाद भी 2-4 साल, 5-7 साल बाद तक कभी एक शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी के लिए यह कभी बात ही नहीं आई। जब उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था तब की बात भी मैं कह रहा हूं। दुर्गम और सुगम कोई शब्द ही नहीं था, जहां तक मुझे ध्यान है। और उस समय तो ऐसी भी स्थिति थी कि एक पर्वतीय क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक, चिकित्सक को दंड के रूप में शहरी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में भेजा जाता था। और धीरे धीरे ऐसा माहौल बना, ऐसी भौतिकवाद बढ़ा, भौतिकता बढ़ी, ऐसा स्विंगनेस आई, ऐसा प्रदर्शन बढ़ा कि सुगम और दुर्गम शब्द दे दिए, अति दुर्गम इत्यादि। अब पूरा मारा मारी, सरकारी शिक्षक हो, चिकित्सक हो, कर्मचारी, अधिकारी, सब उसी में है। लोग अपने गांव में सेवा मिलने पर गांव में सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, अपने क्षेत्र पे, अपने ब्लॉक पे सेवा मिलने पर अपने ब्लॉक क्षेत्र में सेवाएं नहीं देना चाह रहे हैं, पर्वत के नाम पे, दुर्गम के नाम पे। लोग दूसरे दुर्गम में चले जा रहे हैं कि मैं जल्दी ट्रांसफर हो जाऊंगा शहरी क्षेत्र में, लेकिन अपने क्षेत्र में करूंगा तो अपने ही क्षेत्र में रह जाऊंगा। इस प्रकार की भी भावनाएं बलवती हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, अनुभूत की जा रही हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी अन्य विभाग के क्षेत्र में हो, अपने गृह क्षेत्रों में नौकरी, सेवा मिलने पर लोगों को उसमें भी दिलचस्पी नहीं है, उसमें भी प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। और
जहां पे सकल घरेलू उत्पाद की बात की, तो हमारे उत्तराखंड में इस सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी के कम होने से, घटने से स्थिति ऐसी आ रही है, जो राजस्व भार है वो बढ़ते जा रहा है। और उत्तराखंड में मैंने एक अखबार के माध्यम से अभी पढ़ा था, तो शायद 90,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे वो ऋण हो चुका है। ऐसी स्थिति है। कल्पना करिए, हम किस उत्तराखंड स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं, हम कैसे मनाएं? हमारे राज्य संचालकों के खर्चे कम नहीं हुए, प्रदर्शन कम नहीं हुआ, लाव लश्कर कम नहीं हुआ। जब एक जनप्रतिनिधि चलता है, उसके आगे पीछे 50-50 गाड़ियां चलती हैं, उसमें भी 10-15 गाड़ियां सरकारी गाड़ियां होती हैं। उनका डीजल, पेट्रोल, उनमें काम करने वाले कर्मचारी सब ये उत्तराखंड की बदहाली के लिए, उत्तराखंड के ऋण को कम करने के लिए, इन सब चीजों में हमें ध्यान एकाग्र करना होगा और सब में जागरूक होना पड़ेगा। और हमें जो पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से रहने वाले लोग हैं, उनको छोटे छोटे क्षेत्रों में स्किल कौशल प्रशिक्षण देना पड़ेगा। और ये जो पूरा जो ये कल्चर चला है, जो स्विंगनेस वाला चला है, जो एक पूरा हमारे स्टेटस सिंबल के साथ जुड़ गया है, इस प्रकार इसको भी ऊपर के नेतृत्व से, संस्कारों के माध्यम से कम करना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस बार की जो गर्मी पड़ी, उसका भी मैं एक पहलू बता दूं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया, खेत बंजर कर दिए, उससे भी गर्मी जो है, पर्वतीय क्षेत्रों की गर्मी उससे भी बढ़ रही है। जब खेत खुदता है, उसमें बोया बाया जाता है, तो उसकी जो गर्मी है वो धीरे धीरे निकलते रहती है हर समय में। जब उसमें पानी का शोषण नहीं होगा, उसमें खुदाई नहीं होगी, कभी उसमें बाया बोया नहीं जाएगा, तो उससे भी गर्मी ज्यादा बढ़ती है। और इस बार की गर्मी में अनुभव किया कि जो गर्मी शहरों में हुआ करती थी, वो पहाड़ों में देखी गई। तो ये भी चुनौतियां हैं। तो कहीं कहीं भी हमारे राज्य संचालकों को इस ओर भी लोगों को अभिप्रेरित करना पड़ेगा, विद्यालय पक्ष से ही, कि वो सामान्य लोगों को, हमारे मजदूर, किसान, गरीब लोगों को इस ओर भी अभिप्रेरित करें। और सबसे बड़ी बात मैं एक शिक्षक होने के नाते कहना चाहूंगा कि हमारे सरकारी विभाग में, सरकारी शिक्षा विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विद्यालयों का नामकरण, विद्यालयों का नाम बदलना, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, धन व्यय भी हो रहा है बच्चों के प्रति। लेकिन जो सबसे कमी है वह है मॉनिटरिंग का अभाव, प्रबंधन का, प्रशासन का अभाव, कि इस विद्यालय में क्या होना है, क्या होना चाहिए, कोई, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच और डर नहीं है, देखने वाला नहीं देखता है। इससे भी हमारी जो शिक्षा की स्थिति में कहूं तो वह गिर रही है। केवल विद्यालयों के नाम रखने से, विद्यालयों के नामकरण करने से, या केवल ऊपर से आदेशात्मक रूप से व्यय इत्यादि कर देने से कहीं न कहीं धरातल पर स्थिति नहीं सुधरेगी। क्योंकि धरातल में काम करने वाला जो व्यक्ति है, उसको कहीं न कहीं शासन का, प्रशासन का, विभाग का भय भी होना चाहिए। सुविधाएं तो प्रतिदिन बढ़ रही हैं। पिछले 8-10 साल में ही कितनी छुट्टियां, कितने अवकाश बढ़ चुके हैं। आए दिन अवकाशों से व्यवधान, 2 दिन विद्यालय खुलता है, तीसरे दिन फिर बंद हो जाता है। कभी गर्मी छुट्टी, कभी ठंडी छुट्टी, और अपनी छुट्टियां तो कितनी हैं, अगणनीय। और आपदा अवकाश, जिलाधिकारी विवेकाधीन अवकाश, त्योहारों के अवकाश, महापुरुषों की जयंतियों के अवकाश, वो वातावरण ही नहीं बन पा रहा है। यह कैसे संभव हो पाएगा? इससे जो हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारी थे, बलिदानी थे, अपने प्राणों की आहुतियां देने वाले जो लोग थे, जिनने एक अच्छे स्वर्णमयी उत्तराखंड की परिकल्पना की थी, संकल्पना की थी, उनके स्वप्नों को हम कैसे साकार कर पाएंगे, ये सारे विचार विमर्श के विषय हैं। ये सब वाद विवाद के विषय हैं, संवाद के विषय हैं, ये तर्क के विषय हैं, और इनमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। यदि इन सब चीजों पर हम
कुछ करें, सोचें। हमारे जो नीति निर्माता हैं, राज्य संचालक हैं, ये कुछ करें, सोचें, तो तब उत्तराखंड की स्थापना दिवस के रूप में कुछ प्रसन्न मन से कहा जा सकता है, कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं, नहीं तो दुखद ही है। और फिर भी हम सभी लोगों को अपने वैयक्तिक प्रयास से सभी लोगों ने मिल करके इस दिशा में विचार करते हुए, चिंतन करते हुए कर्म प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। कर्म प्रवृत्ति में आना होगा, तभी हमारे राज्य का कुछ विकास संभव है और हमारी संकल्पना, स्वप्न साकार हो सकते हैं। और तभी इस उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाए जाने का भी उद्देश्य सफल हो सकता है। मैं अधिक न कहते हुए आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक बधाइयां देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।